तो आज हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं, 6 या 7 न्यूमेरिकल हैं, 7 न्यूमेरिकल हैं टोटल मेरे पास। तो आज हम उसके सॉल्यूशन देखेंगे। जो चैप्टर किसका है, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म का, जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में कहाँ तक आएगा, चैप्टर नंबर 5 तक। कल सिलेबस मैंने सेंड किया है, देखा होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। खुशबू का क्वेश्चन है ये, खुशबू ने सेंड किया था। ममता टेंशन ना ले, उनके भी क्वेश्चन अभी बताए जाएंगे कुछ समय बाद। तो पहला क्वेश्चन था इनका, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट देयर। यानी अर्थ के किसी पॉइंट पर जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अर्थ मैग्नेटिज्म का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका वर्टिकल, वो अपने वर्टिकल कंपोनेंट से 3 टाइम्स है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि वर्टिकल कंपोनेंट को हम बी से लिखते हैं, सॉरी बी एच, और बी से लिखा जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट से कितने गुना है, 3 गुना है। तो आपको जवाब ये देना था, वैल्यू ये फाइंड करनी थी कि आपको एंगल ऑफ डिप मेरे ख्याल से फाइंड करना था। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, उस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप फाइंड करना था। तो एंगल ऑफ डिप का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू bv अपॉन bh, यही बताया था। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज रहने दीजिए, bh की वैल्यू है 3bv, bv से bv कैंसिल, एंड tan थीटा बिकम्स 1/3। 1/3 बेटा, 1/√3 नहीं, 1/3। √3 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स है। अच्छा √3 का क्या, √3 टाइम्स है। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो लग जाएगा यहाँ पर tan 30 और थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू आपको 30 डिग्री मिल जाएगी। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दैट प्लेस। उस प्लेस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ मैग्नेटिज्म का जो टोटल फील्ड होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो टोटल फील्ड कैसे फाइंड किया जाता है, टोटल फील्ड B इज इक्वल्स टू √BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, यहां से फाइंड करते थे, है ना। तो B की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। आप यहां पर BH की वैल्यू 3B स्क्वायर पुट कर लीजिए, 3BB स्क्वायर √3BB स्क्वायर पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। B की वैल्यू आपको मिलेगी 2BH, ये वैल्यू मिलेगी। अब आपको रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है किसका, BH अपॉन B का। तो BH तो BH ही रहने दीजिए और इसकी जगह पर 2BH पुट कर दीजिए। 2BH पुट करेंगे तो BH से BH कैंसिल हो जाएगा, 1:2 आंसर आ जाएगा। समझ में आया, चलिए रफ करें इसको जल्दी से। हाँ हाँ वहां से भी निकाल सकते हैं, वहां से इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहां पे वैल्यू फिक्स नहीं थी ना। वहां पर b इज इक्वल्स टू bh cos थीटा आप लगा तो रहे हो, b इज इक्वल्स टू bh cos थीटा, सॉरी bh इज इक्वल्स टू b cos थीटा, ये लगा रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर bh की वैल्यू आपको पता नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है bh की वो आपको पता नहीं है। आपको bh की वैल्यू पता है किसके रिस्पेक्ट में, bv के रिस्पेक्ट में पता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ, हाँ हाँ हाँ
तो हाँ वहां से एंगल से निकाल सकते हो फिर, या तो एंगल फाइंड कर लो, फिर आप एंगल से फाइंड कर सकते हैं, वहां से निकाला जा सकता है। फिर वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ये सब चीज करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the horizontal and vertical component of earth magnetic field are equal at a certain place, what would be the angle of them? ये तो आसान सा क्वेश्चन था। 45 डिग्री आएगा आंसर इसका। tan थीटा इज इक्वल टू BH अपॉन BB अपॉन BH होता है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि BH और BB जो है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो दोनों वैल्यू बराबर कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 1 और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 45। सिंपल सा है। सेकंड वाला हो जाएगा। चलो थर्ड वाला देखो, इसको रफ कर दें। तुम्हारे क्वेश्चन आसान थे, ममता के क्वेश्चन जो सेंड किया तुमने वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, उसी में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा था मुझे। क्लास वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया सॉल्व करने में। देखो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, तीसरा क्वेश्चन है ये। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज B। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, उसकी वैल्यू आपको दिया है B है। कहा जा रहा है and an angle of dip is 60 degree. Angle of dip is 60 degree. What is the value of vertical component at that place? Find field at equator. Equator पर vertical component कितना होगा? Equator पर vertical component क्या होगा? Vertical component की वैल्यू आपको कहाँ फाइंड करनी है? BB की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेटर पर। आवाज तुम्हारी कर रही है बेटा, क्लियर आवाज नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर आवाज बोलो। अब ठीक है बोलो। बोलो तो BH इज इक्वल टू B लिखा हुआ है वहां पर, हम BE ले लेते हैं। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है? cos थीटा। तो यहां पर हम B रख सकते हैं, वैल्यू B इज इक्वल टू BE। BE का मतलब यहां पर क्या हो गया? इसको BE भी रहने देते हैं, cos 60 कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू दी हुई है। तो B की वैल्यू कितनी हो गई? BE cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो BE/2 है ना। तो BE की वैल्यू कितनी हो गई? BE की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2B, यानी अर्थ जो टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है? 2B है। अब हम बात करते हैं इक्वेटर की। तो चलिए इक्वेटर पर बात करते हैं, क्या होता है इक्वेटर पर। अगर हम अर्थ की बात कर लीजिए, अर्थ है, ये इक्वेटर लाइन होती है जो अर्थ को मिड पॉइंट से डिवाइड करती है, वो इक्वेटर लाइन होती है। और इक्वेटर लाइन पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो 0 होता है। इक्वेटर लाइन पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। तो भाई BE का फॉर्मूला होता है अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। तो आप ये जानते हो कि इक्वेटर लाइन पर BH की वैल्यू अगर 0 है तो आप BB की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? BE की वैल्यू कितनी है? 2B। तो आप रखिए यहां पर 2B इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 0 बचेगा क्या? BB का स्क्वायर और रूट BB स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर आप इसको हटाते हैं, रूट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? BB स्क्वायर आ जाएगा BB इज इक्वल्स टू 2B। यानी जो इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? 2B के बराबर है। अगर किसी एंगल पर 60 डिग्री एंगल पर
वर्टिकल कंपोनेंट आपको b दिया हुआ है, तो इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 2b होने वाली है। समझ में आया? एक क्वेश्चन तुम्हारा था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। वो क्वेश्चन बताने के बाद आते हैं जो मुंबई ने क्वेश्चन सेंड किए थे उन क्वेश्चंस को। तो चलिए, वो क्वेश्चन दिया हुआ था, इफ v is equals to x square y plus y square z plus z square x, then find इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना था एट 101 पर आपको क्या फाइंड करना था? वेक्टर फील्ड फाइंड करनी थी, E की वैल्यू फाइंड करनी थी, और साथ ही साथ E का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था, E भी फाइंड करना था, एंड क्या फाइंड करना था? E फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ E फाइंड करना था। तो देखिए, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था कि E इज इक्वल टू होता है dV अपॉन dr। ये फॉर्मूला आप लोगों को समझाया गया था, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में जाते हैं तो आप इसको लिख सकते थे E इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ v i कैप के साथ प्लस dV अपॉन dy j कैप का और dV अपॉन dz k कैप के साथ। ये आप लोगों ने वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया गया था वेक्टर फॉर्म में। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये तो स्केलर फॉर्म है और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो चलिए, अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। E वेक्टर इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ v, और v कितना है? ये पूरा v है, तो x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर x, और किसका? I कैप, फिर प्लस d बाई dy x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर x, और लास्ट में j कैप। फिर एट लास्ट आप लिखेंगे प्लस dy dz, फिर से वही वैल्यू x स्क्वायर y स्क्वायर z एंड z स्क्वायर x के कैप के साथ। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे आपको डिफरेंशिएट करना सिखाया गया था, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसकी वैल्यू आप वेरिएबल मानेंगे, बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं, वैल्यू मिलती है 2x, और y क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो y बाहर रह जाएगा। यहाँ पर x नहीं है, मतलब ये टोटल कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है? z स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1 आती है i कैप, प्लस यहाँ पर देखें, यहाँ पर x स्क्वायर है, y का डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू 1 आएगी, x स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आएगा, तो 2yz एंड प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है, j कैप, प्लस इसी तरीके से आप z को डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में होगा, तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म y स्क्वायर आएगा और लास्ट वाला 2zx आएगा, और ये हो जाएगा k कैप। तो ये वैल्यू किसकी है बेटा? ये वैल्यू है वेक्टर E की, जो आपको फाइंड करना था, लेकिन वेक्टर E की वैल्यू आपको फाइंड करना था 101 पर। तो आप क्या करिए, अब x की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, और z की वैल्यू 1 पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हमें E की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, z की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो z का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, मतलब 1 i कैप यहाँ से बचेगा, प्लस इसकी बात करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि y स्क्वायर क्या कर देगा? इसको 0 कर देगा, तो बचेगा यहाँ से 1 j कैप, फिर प्लस
यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स और जेड की वैल्यू 1 1 है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 के कैप, यानी वैल्यू आपको आ गई आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आपकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ई की वैल्यू है, जो आपको फाइंड करना था वेक्टर ई। आपने वेक्टर ई फाइंड किया और वेक्टर ई की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, वेक्टर ई की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप मिल गई। उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ई फाइंड करना था, तो ई का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, तो फिर डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए और बी के बीच का आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस को आप क्या करिए, डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए ई के साथ, तो आपको बी मिल जाएगा। अगर ई वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में आई जे कैप उसमें होगा, और जब आप आर फाइंड करेंगे तो आर में भी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना होगा। r2 माइनस r1 बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करके डॉट कर दीजिए तो v मिल जाता है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे वहां पर। चलिए आगे बढ़े, ममता के जो 3 क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आप लोगों को समझाते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट आसान है, सेकंड भी थोड़ा सा टफ है, थर्ड वाला अच्छा क्वेश्चन था इसका जिसने सेंड किया था। अब मैग्नेट, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा असल में फॉर्मूले में तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मुझे समझ में आ गया था कहाँ पे क्या दिक्कत हुई होगी, समझ में आ गया था। अब मैग्नेटिक हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल, एक मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल m से लिखते हैं, वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.0 into 10 to the power 4 जूल पर टेस्ला दिया हुआ है, जूल पर टेस्ला, ठीक है। अगला is free to rotate in a horizontal plane having a magnetic field of storm, पता नहीं क्या लिखी है, मैग्नेटिक फील्ड कुल मिलाकर के b की वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को आपको रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। तो आपको क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, और फॉर्मूला होता है mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप लगा रहे होगे mv cos थीटा, इसीलिए नहीं आ रहा, ये डेरिवेशन में ही है, जब डेरिवेशन कराया जाता है तो जब फॉर्मूला आपने डेरिवेशन में देखा होगा, लास्ट जो फॉर्मूला आया होगा उससे एक लाइन पहले ऊपर जाना, ये लिखा होगा। फिर यहां पर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू 0 कर देते हैं, और इसकी वैल्यू रख लेते हैं तो cos थीटा बचता है, इसीलिए। तो यहां पर क्या आएगा, अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से, यहां पर 0 डिग्री पुट कर देना है, यहां पर 60 डिग्री पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लगाना, आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें, द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 45 डिग्री, जो ट्रू वैल्यू है डिप की, एंगल ऑफ डिप की, वो 45 डिग्री दिया है। इफ द प्लेन ऑफ द डिप
सर्कल इज टर्न थ्रू 60 डिग्री, अगर जो प्लेन है डिप का जो प्लेन है यानी जिसको हम मेरिडियन भी कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर उसको चेंज कर दिया जाए और 60 डिग्री घुमा दिया जाए फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, व्हाट विल बी द अपीयरेंट वैल्यू ऑफ डिप, तो डिप की अपीयरेंट वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला एंगल ऑफ डिप का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही है जो इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, बाकी किसी भी जगह पर ये फॉर्मूला जल्दी यूज नहीं होता, इस वजह से थ्योरी में बताया नहीं गया, और ये वैसे बोर्ड लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल पर यानी आपके 12th लेवल पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अपीयरेंट डिप वाला। तो अपीयरेंट डिप का फॉर्मूला होता है tan डेल्टा इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पर डेल्टा होता है, tan थीटा अपॉन tan डेल्टा, ये फॉर्मूला है। ये अपीयरेंट डिप का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, मुझे पता है नहीं बताया मैंने, तो फिलहाल अब क्या करोगे, नहीं बताया तो नहीं बताया तो नहीं बताया। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये 12th लेवल का नहीं है, ये क्वेश्चन जो है 12th लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, इस वजह से इसको बताया नहीं गया। हाँ इसीलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हाँ हाई लेवल का क्वेश्चन था, ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा इस तरह। जो टॉपिक है ना अपीयरेंट डिप टॉपिक ही नहीं है आपके कोर्स में, सिलेबस में है ही नहीं, ये हाई लेवल पर पढ़ाया जाता है, इस वजह से नहीं बताया मैंने। मुझे क्या पता कि ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को मिल जाएगा, किस बुक से वैसे लगा दी? एसएल अरोरा का तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है, प्रदीप का भी नहीं है, प्रदीप ने भी नहीं दिया है, जीआरबी, इसीलिए कुछ अच्छी बुक पढ़ लो, अच्छी बुक्स पढ़ लो, नहीं लगने से मतलब नहीं है, जैसे एसएल अरोरा पढ़ लो, गलती से एबीसी पढ़ लो, एबीसी अच्छी बुक है, एबीसी आपको अच्छे प्रेफर करने मतलब एबीसी अगर पढ़ो आप काफी कुछ सीखने को मिलेगा, उससे काफी कुछ जानने को मिलेगा, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। प्रदीप अच्छी बुक है, हाँ, गलती से 80 वर्मा मत लाना, बस जो है वो भी उड़ जाएगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, बुक तो अच्छी है नो डाउट, बट उसकी लैंग्वेज टफ है, लैंग्वेज टफ होने का मतलब है मैं, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन तुमने दिया था, a small magnet of magnetic moment m is placed at broadside on position of a magnet of magnetic moment m dash। अब देखो कहानी कुछ ऐसी बनी कि एक दो डाइपोल है, यहाँ पर कितने डाइपोल है, दो डाइपोल, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट m है और दूसरे का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m डैश है, दूसरे वाले की लेंथ जो है वो 2l दिया हुआ है, इन सच अ वे दैट द एक्सिस ऑफ फॉर्मर कोइंसाइड विद द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लेटर। हाँ तो कंडीशन कुछ ऐसी दी हुई थी कि दो मैग्नेटिक डाइपोल हैं जो कुछ इस तरीके से रख रहे हैं, मान लीजिए एक डाइपोल ये रखा हुआ है और दूसरा डाइपोल इस प्रकार से रखा है कि इसकी एक्सिस, और दूसरा डाइपोल जो ये रखा हुआ है यहां पर मान लीजिए, यहां पर इसकी एक्सिस, दोनों की एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर है, दोनों की एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, कुछ इस कंडीशन पर रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, दो डाइपोल इस तरीके से रखे गए हैं। अब आपसे कह रहा है मान लीजिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश है, इसकी लेंथ जो है वो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए l डैश है, हालांकि इसमें l लिखा हुआ था,
मैं L डैश लेकर के चल रहा हूँ। हाँ, तो द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर इज D। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D, स्मॉल d दिया हुआ है। स्मॉल d दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दिया है। कैलकुलेट द नेचर ऑफ इंटरेक्शन फोर्स और टॉर्क, यानी आपको टॉर्क की वैल्यू बतानी है, कितना टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, आपको टॉर्क फाइंड करना है। अमंग देम व्हाट इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू व्हेन d बिकम्स वेरी लार्ज, जब d बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो d इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। तो भाई ये बताइए, ये क्या है? डाइपोल। इस डाइपोल के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि हमें इसी पॉइंट पर टॉर्क फाइंड करना है, इसी पॉइंट पर टॉर्क फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो d है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट d है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट d नहीं है, कुछ और होगी डिस्प्लेसमेंट, अभी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी टॉर्क के लिए। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला होता है। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, Q इंटू ई, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि QM इंटू यहाँ पर क्या लग जाएगा, QM इंटू B और इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला बेटा लगने वाला है, इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, हमारा मकसद होगा B फाइंड करना। अगर हम किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड कर लेते हैं तो आसानी से हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? ये फर्स्ट चैप्टर बेटा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू Q, सॉरी E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q बताया गया था फर्स्ट चैप्टर से। तो बस उसी की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर हमने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया हुआ है, और जो यहाँ पर चार्ज था, यहाँ पर चार्ज की जगह पर क्या रख दिया, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल को मैंने बताया था QM से शो करते हैं। तो F इज इक्वल टू यहाँ पर B रख दोगे तो B इंटू QM हो जाएगा ना, इसलिए आया। समझ में आया? तो चलो B की वैल्यू निकालो, यहाँ पर B की वैल्यू क्या आ सकती है बताओ, B की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, याद है कुछ? B की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? अगर देखा जाए तो ये पोजीशन जो है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने, देखो दिख रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन जैसा दिख रहा है कि नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन दिख रही है। तो यहाँ पर इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जो इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ पर एंगल हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इसके इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे और इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, जिसके एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर b cos थीटा, एक कंपोनेंट होगा, दूसरा वाला भी b cos थीटा ही होगा। sin थीटा ये वाला और sin थीटा ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी जो हमारा फाइनली मैग्नेटिक फील्ड आएगा। समझ में आया ना ये चीज, कॉन्सेप्ट कैसे होगा? मैं पूरा अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा बैठ के, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। तो b इज इक्वल टू कितना लगेगा यहाँ पर 2b, हाँ b1 मान लो cos थीटा, 2b1 cos थीटा इतना आएगा। तो देखिए b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पर b1 की वैल्यू फाइंड करें, तो b1 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ लगता है QM अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जो लगता है फॉर्मूला होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस,
और आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी √L² + D², और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, और क्या लगा, cos थीटा लगा। तो μ0/4 qm, इसको लिख सकते हैं L² + D² की पावर हाफ, है ना। ये तो हट जाएगा, 1 आ जाएगी पावर मेरे ख्याल से, स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा ना, बोलिए। और cos थीटा क्या होता है, हाँ हाँ हाँ, r² होता है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला तो r² होता है ना, डिस्टेंस तो। क्यों क्यों पावर 3/2 होगी भाई, मेरे लिए स्क्वायर है। अरे रूट का स्क्वायर लगा हुआ है पागल, रूट का स्क्वायर कैंसिल होगा क्या, पावर 3/2 नहीं आएगी। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, l है, हाइपोटेनस कितना है, ये √, यानी l अपॉन √L² + D², ये आ जाएगा। तो μ0/4 qm अपॉन √, अब मत करो, L² + D² की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब Pm की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पर है ना, B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, B की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर देते हैं और सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस तो देखो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये जो qm है, ये qm किसके लिए है, ये qm किस मैग्नेट के लिए है, और ये वाला जो qm है वो इस मैग्नेट के लिए है। तो आप इसको क्या नाम दे दीजिए, qm डैश नाम दे दीजिए, ज्यादा सही होगा। qm डैश अलग अलग रहेगा, ये इसके लिए है, qm डैश इसके लिए है, और ये जो qm यहाँ पे लगाएंगे वो इसके लिए होगा, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m = 2ql होता है ना, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2ql में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। अभी भी नहीं कर पाओगे, मुझे पता है नहीं कर पाओगे। तो टॉर्क, हाँ मुझे पता है, टॉर्क इक्वल्स टू, देखो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये qm है, ये qm है, तो qm इंटू b, b की वैल्यू ये पुट करते हैं, μ0/4 qm डैश l अपॉन L² + D² की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ से इंटू r का मतलब होता है दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर इस पर एक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2l के बराबर होगी। दोनों फोर्स की डिस्टेंस कितनी होगी, 2l के बराबर होगी। तो ये 2l और ये qm क्या बना देगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हो जाएगा μ0/4 qm डैश l अपॉन L² + D² की पावर 3/2, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने कैपिटल M मान रखा है, जो qm × 2l के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना समझ में आया। चलो आगे देखो। अच्छा यहाँ पर हमने गलती की, 2 भूल गए हैं, ये वाला 2 छोड़ते चले गए, ये वाला 2 लिखो अभी, ये 2 यहाँ रहेगा, ये 2 यहाँ रहेगा, ये 2 रहेगा, ठीक है ना, ये 2 और यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो देखो ये वाला 2 और qm डैश l क्या बना देगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m डैश बना देगा। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा μ0/4 m डैश अपॉन L² + D² की पावर 3/2। ये होगा टॉर्क का फॉर्मूला जो आपको फाइंड करना था। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन ये कहा गया था कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी जब d बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो अगर डी की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। आप एल की वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दीजिए, आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। अरे इसको सॉल्व करने में मुझे लगभग 15 से 20 मिनट लग गए थे इसको सॉल्व करने में मुझे। कारण ये था ना कि इसमें एम डैश और एम में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। जब मैं सॉल्व कर रहा था तब मुझे भी कंफ्यूजन हो रही थी।